हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RZ लर्निंग। तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे वापसी का सार। तो हम इसका परिचय जो है उषा प्रियमदा जी ने लिखी है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सार वापसी का। तो ये एक वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब ये कहानी सी जो कि ये आज के ज़माने में जो होता है, मतलब हम जो बूढ़े लोग होते हैं उनका अनादर होता है, उनके जो है उनकी उतनी इज्जत नहीं की जाती। तो वो सब मिलाकर जो है एक कहानी बनाई गई है। तो ये उसी के आधार पर है, आधुनिक युग में जो होता है। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्लीज़ अच्छे से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। और कुछ अगर समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम कहानी का सार। तो उषा प्रियमदा की कहानी वापसी एक मार्मिक कहानी है। अवकाश प्राप्त बाबू गजाधर को केंद्र में रखकर लिखी ये कहानी मनुष्य की प्यार, आदर तथा सम्मान पाने की ललक और वास्तव में मिलने वाली उपेक्षा, अनादर तथा तिरस्कार का मार्मिक अंकन करती है। बुढ़ापे में कोई किसी का साथ नहीं देता। तो ये जो है गजाधर बाबू पे ये है स्टोरी, जो है कहानी गजाधर बाबू पे है। तो जो अवकाश प्राप्त करके आया होता है, यानी कि ये अपनी ड्यूटी जो है पूरी करके ये घर में आता है। तो उसके साथ क्या क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट। 35 वर्ष तक निरंतर रेलवे की नौकरी करने के पश्चात अवकाश प्राप्त कर गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ रहने के लिए जाने को तैयार हो रहे हैं। उनका पुराना और विश्वस्त नौकर उनका सामान बंधवाते समय रो रहा था। बाबूजी को भी वह स्थान छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये पूरी अपनी रेलवे में की ड्यूटी करता था, तो ये अपनी ड्यूटी को पूरी करके घर वापस आ रहा होता है। तो जो इसका ये नौकर होता है वो सामान इनका बांध रहा था, तो उसको भी बेचारे को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये अब हमेशा के लिए घर में जा रहे हैं, तो हमारी मुलाकात होगी या नहीं होगी वो पता नहीं। तो इसको भी बहुत बुरा लग रहा था, जो गजाधर बाबू है इनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर घर में तो आना ही था क्योंकि इनकी ड्यूटी जो है पूरी हो चुकी थी। तो ये घर वापस आ रहे थे। तो उसके बाद बाबूजी को भी वह स्थान छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। परंतु अपने परिवार के साथ रहने का जो अवसर उन्हें 35 वर्षों पश्चात मिलने वाला था। तो 35 साल के बाद जो है वो अपने घर जा रहे थे, तो उनसे मिलना था उनको। तो वो उसकी खुशी भी थी उन्हें कि वह घर में जा रहा है, तो उससे वह बहुत प्रसन्न भी थे, मतलब वही ना कि खुश भी थे वो। तो गणेशी ने रास्ते के लिए उन्हें बेसन के लड्डू दिए जो उसकी घरवाली ने बनाए थे। तो जो गणेशी है वही व्यक्ति है जो कि उनका नौकर है, वो सामान बांध रहा था। तो उसकी बीवी ने जो है लड्डू बनाए थे बेसन के, तो उसको बांध के दिए रास्ते में खाने के लिए गजाधर बाबू को। तो गजाधर बाबू बीते यौवन की मधुर यादों में खोए थे। यौवन मतलब जवानी की, मतलब ये मधुर यादों में खोए थे। तो जब उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी तो उसको यादें आ रही थी गजाधर बाबू को। वह उनकी प्रतीक्षा करती थी और सदा गरम गरम रोटियां सेक कर दिया करती थी। तो वह उनकी प्रतीक्षा करती थी, जो उनकी वाइफ थी, तो उनको गरम गरम रोटियां सेक कर दिया करती थी। तो ये गजाधर बाबू को याद आ रही है उनकी, तो वो उसमें खोए हैं, मतलब उनकी यादें आ रही हैं। तो गजाधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त उनकी अब अविवाहित बेटी बसंती और बेटा नरेंद्र था। मतलब जो उनकी बेटी अभी कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसका नाम बसंती है और बेटे का नाम नरेंद्र है। तो बेटा जो है विवाहित पुत्र अमर भी अपनी पत्नी
सहित परिवार के साथ रहता है। तो जो इनके वैसे 3 बच्चे हैं शायद, हाँ 3 बच्चे हैं, तो 2 की अभी शादी नहीं हुई है और एक जो पुत्र की, अमर की शादी हो चुकी है, तो वो भी परिवार के साथ ही रहता है। इस प्रकार उनका संयुक्त परिवार था, मतलब वो जॉइंट फैमिली थी। तो गजाधर बाबू के घर पहुंचने पर ऊपरी तौर पर सब ने प्रसन्नता दिखाई। तो जब गजाधर बाबू घर में पहुंचे तो सबको बहुत उन्होंने दिखाया कि वो बहुत खुश हैं उनको देख के। तो फिर बैठक में एक पतली सी चारपाई उनके लिए डाल दी गई। प्राय अस्थायी रूप से आने वाले मेहमानों के लिए यही किया जाता था। तो उन्होंने उसके लिए जो है चारपाई जैसे बीच में ही डाल दी उसको, मतलब इज्जत रखी उन्होंने कि बीच में चारपाई डाल दी जैसे मेहमानों को दिया करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने गजाधर बाबू के साथ भी किया। तो दूसरे दिन से ही गजाधर बाबू को घर में अपने अब अवंचित होने का आभास होने लगा। प्रातः नाश्ते की मेज पर नरेंद्र, अमर और उसकी पत्नी तथा बेटी बसंती आपस में हंस रहे थे कि गजाधर बाबू भी कहाँ जा पहुँचे, नहीं बाबू भी वहाँ जा पहुँचे, मतलब वो हंस रहे थे। तो मतलब गजाधर बाबू जो हैं वो भी उनके पास ही पहुँच गए। तो नरेंद्र का मृत्यु की नकल करना रुक गया। अच्छा, वो मतलब एक नाटक कर रहा था, जो नरेंद्र है वो एक नाटक कर रहा था। तो उसी समय मतलब बहुत खुश थे, तो नाटक कर रहा था, उसी में वो मृत्यु की कुछ नकल कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। तो उस समय वो भी फिर वो रुक गई, उसको अपने पिता को देख के वो चुप हो गए, तो उन्होंने रोक दिया। तो फिर उसके बाद अमर और उसकी बहू धीरे से चले गए। तो जो अमर है उनका बड़ा बेटा है, तो वो धीरे से चले गए। अमर जो और उसकी मतलब ये अमर और उसकी बीवी जो है वो चले गए। तो बसंती पिता के कहने पर उनके लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। तो बसंती जो है बेटी है वो चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तो गजाधर बाबू की पत्नी ने पूछा, नहीं सॉरी, गजाधर बाबू की पत्नी ने पूजा से निकलकर उन्हें चाय दी। तो वो पूजा करने गई हुई होती है, तो वो फिर उनको चाय देती है। जूठे बर्तनों के ढेर को देखकर काम की अधिकता की शिकायत की। तो मतलब जब किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे तो वो शिकायत करती है, मतलब वो बोलती है कि इतने सारे बर्तन हैं। तो वो वही उनको बर्तनों को मतलब उनको उसको शिकायत होती है इस चीज़ की कि उसके इतना परिवार है, बहू है, तो भी उसको धोने पड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद गजाधर बाबू घर के मुखिया थे, इसलिए परिवार की बागडोर अपने हाथ में लेने के उद्देश्य से उन्होंने बसंती से कहा कि रात्रि का खाना वह बनाए और प्रात का खाना अमर की बहू बनाएगी। तो उन्हें लगा कि उनकी बूढ़ी पत्नी को अब घर के कामकाज से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जो है वो मुखिया थे गजाधर बाबू जी थे, वो घर के बड़े थे। तो उन्होंने सबको अपना अपना काम दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो पत्नी है वो अब बूढ़ी हो चुकी है, तो उनको इस काम से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो फिर उसके बाद बहू ने घी आदि खुले हाथों खर्च किया। तो सांस की शिकायत बढ़ गई। तो जो बहू है उसको तो उसने तो सारा घी ही डाल दिया सब्जी में, उसने ज़्यादा ही खर्च कर दिया। तो फिर खाने से इनकार ही कर दिया। तो उसकी जो सांस है उसको जो सांस है तो उसको भी शिकायत होगी इस चीज़ की। तो फिर उसके बाद बसंती ने खाना इतना घटिया बनाया कि मुश्किल से गले के नीचे उतरा। तो बसंती जो है बेटी है, तो उसको तो खाना ही नहीं बनाना आता था, और उसने जो बनाया वो भी खाया नहीं, खाने लायक ही नहीं था। तो वो गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। फिर नरेंद्र जो है उसने खाना ही नहीं खाया, तो उसने इनकार ही कर दिया। तो माँ ने दोबारा उसके लिए खाना बनाया। जो माँ है फिर बेचारी, उसने खुद ही फिर बेचारी ने दोबारा खाना बनाया। तो बाबूजी के इस आदेश से परिवार के सभी सदस्य असंतुष्ट दिखने लगे। तो जो बाबूजी है जो आदेश दिया था, तो सभी परिवार वाले उनके जो आदेश दिया था उन्होंने, तो उससे वो दुखी हो गए, वो मतलब प्रसन्न नहीं हुए उनसे। तो गजाधर बाबू ने सोचा कि जवान बेटी बसंती पर कुछ अंकुश लगाया जाए। तो
उनकी जवान बेटी थी, शादी के लायक थी, तो उससे मतलब थोड़े से रोक टोक उसको उनने सोचा था कि लगाएंगे। पड़ोस में शीला के यहाँ उसका जाना इसलिए रोक दिया क्योंकि उस घर में युवक थे। इस पर बसंती ने पिता से बोलना ही छोड़ दिया। अब वह जाती तो चुपके से पिछले दरवाजे से चली जाती थी। तो वहाँ पे वो पड़ोस में जाती थी शीला के घर, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते थे, तो उधर जाती थी ये। तो क्या बोलते हैं, उसने बाबूजी ने उसको रोक दिया जाने से। तो फिर उसको शिकायत हो गई इस चीज़ की, तो वो बात ही नहीं करती थी अपने पिता से। तो फिर इसके बाद बाबूजी की पत्नी के पास उनकी देख रेख का समय नहीं था, तो वह पूजा पाठ और घर गृहस्थी में रमी थी। तो उसके पास, जो उसकी पत्नी है गजेंद्र बाबू की, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता था, वो घर के कामों में ही लगी रहती थी, फिर पूजा पाठ में तो बेचारी पूरा काम ही करती रहती थी, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता था गजेंद्र बाबू के लिए। तो उसे प्राय नौकर के कमज़ोर होने की शिकायत रहती थी। तो जो उसको तो इसके जो नौकर है उन घर में नौकर था, तो उसकी शिकायत ही रहती थी। बाबूजी को लगा कि घर में तीन पुरुषों और स्त्रियों के रहते नौकर अनावश्यक है, मतलब उसको ज़रूरी नहीं है। तो नौकर को मतलब उन्होंने बोला इतने पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तो नौकर की क्या ज़रूरत है इस घर में। तो घर का खर्च भी बढ़ गया है, तो घर का खर्च भी, क्योंकि नौकर को भी तनख्वाह देनी पड़ती थी, तो उसने बोला कि थोड़ा सा खर्च कम हो जाएगा, तो उन्होंने नौकर को निकाल दिया। बाबूजी के इस कार्य से अमर बाबूजी के इस कार्य से सॉरी बाबूजी के इस कार्य से अमर और उसकी पत्नी सर्वाधिक असंतुष्ट दिखाई दी। तो जो बड़ा बेटा है उसका और उसकी बीवी है, वो उससे वो नाखुश होते हैं अपने ससुर जी के, और पिता मतलब पिता ही था उसका, तो पिता था और उसका ससुर था। तो वो उससे खुश नहीं हुए और वह अलग घर बसाने की सोचने लगे, तो वो चाहते थे कि अब वो अलग हो जाएं। तो फिर उसके बाद गजेंद्र बाबू की चारपाई कब की बैठक से निकालकर आचार मुरब्बे वाले तंग कमरे में डाल दी गई। तो फिर जो गजेंद्र बाबू है, जहाँ पे उसको पहले चारपाई निकाल के दी थी जहाँ पे मेहमानों के लिए रखते थे, तो अब उन्होंने उसकी चारपाई वहाँ से उठा के वहाँ पे डाल दी स्टोर रूम में, जहाँ पे इतना सारा था अचार मुरब्बे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, तो उधर डाल दी गई। तो घर में उनका कोई आदर सत्कार ही नहीं हुआ, तो उनको कोई इज्जत वगैरह उनको दी ही नहीं उन्होंने, घर वालों ने। तो वह उपेक्षित थे, पत्नी के पास भी उनसे बात करने का समय नहीं है। तो वो इससे भी उनको शिकायत होने लगी कि पत्नी भी नहीं है, मेरी परवाह करती है, उनको तो टाइम ही नहीं है मेरे से बात करने का। तो परिवार के लोगों को उनकी हर बात अनधिकार चेष्टा सी लगती थी। तो जो परिवार है हर मतलब उनको पसंद ही नहीं आता था कि परिवार कैसे हैं या अलग, मतलब उनको अच्छा ही नहीं लगता था घर में। तो वह अनमने से अपनी चारपाई पर पड़े रहते थे, तो वो अब ना चाहते हुए भी अपनी चारपाई पे पड़े रहते थे बेचारे। तो गजेंद्र बाबू के सपने टूट चुके थे, उन्हें इस सुखी पारिवारिक जीवन की तलाश थी, वह ये तो नहीं थी। वह मतलब वो जब घर में आए थे उनको लगता था भाई बहुत इज्जत मिलेगी, अपने परिवार के साथ समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया, तो घर वालों को पसंद ही नहीं आया है उनका घर में आना। तो वो थोड़े से जो है ये मतलब अप्रसन्न हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं आया ही क्यों घर में। तो उनको ये मतलब दुखी होते हैं, उनको यही चिंता सता रही होती है। तो उसके बाद एक दिन उसने पत्नी को शुभ समाचार दिया कि सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में उसे नौकरी मिल गई है। तो उसने अपने पत्नी को फिर कहता है वो कि उसको नौकरी मिल गई है, रामजी लाल जो है तो चीनी मिल में उसको नौकरी मिल गई है और वह वहाँ जा रहा है। तो वो वहाँ पे जा रहा था, फिर किसी ने उससे रोकने का आग्रह ही नहीं किया, मतलब उसको बोला तक नहीं कि तुम रुक जाओ, किसी ने भी बोला नहीं। और ना ही इस बुढ़ापे में नौकरी ना करने की सलाह दी, तो ना ही उसको बोला कि तुम रुको घर में, तुम्हारी ये उम्र नहीं है अभी नौकरी करने की, किसी ने सलाह तक नहीं दी। तो वो तो खुशी हो गई कि ये बाबूजी घर से जा रहे हैं, ये तो तंग ही कर रहे हैं उनको, तो वो खुशी ही हो गई। तो वो बेचारा वो फिर घर से ना खुश होके, मतलब वो चाहता नहीं था कि वो जाए, लेकिन उसने जानबूझकर फिर ये किया। गजेंद्र बाबू का अस्तित्व इस परिवार के लिए पैसा कमा कर बेचने वाली मशीन के समान था।
तो उसको फ़ील होता है। ऐसा भी था ही कि मतलब जो उनको लगता था कि मतलब गजेंद्र जो बाबू है बेचारा वो मतलब पैसे कमा के देगा और घर वाले उड़ाएंगे उनको, ऐसा हो गया था। तो उनके लिए गजेंद्र बाबू का इससे अधिक अस्तित्व ही नहीं था। तो मतलब गजेंद्र बाबू को उस मतलब पहचान और कुछ थी ही नहीं सिर्फ पैसों के अलावा। तो बाबूजी जब रिक्शा में बैठ वापस नौकरी पर चले तो परिवार खुश था। जो परिवार बहुत खुश हो गया कि ये तो चले गए अब। तो नरेंद्र और बसंती पिक्चर जाने की तैयारी, हाँ पिक्चर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वो पिक्चर जाना चाहते थे। पत्नी ने बाबूजी के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा था कि मेरी वाइफ भी चलेगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने बोला कि घर में अगर ये मैं भी चली गई तो इन बच्चों का क्या होगा। तो वो उसने बच्चों को मतलब घर ये परिवार में ऐसे उसने मना ही कर दिया कि वो नहीं आएगी उनके साथ। तो उसने फिर उसके बाद उनके जाने के पश्चात उन्होंने बाबूजी की चारपाई को उस तंग कमरे से बाहर निकालने का आदेश दिया, जिससे चारपाई के कारण चलने की भी जगह नहीं रह गई थी। तो चलने की भी जगह नहीं थी जहाँ पे उन्होंने चारपाई लगाई थी, तो उधर से उन्होंने उठा दी वो। तो प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने अत्यंत मर्मिक ढंग से स्पष्ट किया है कि अवकाश प्राप्त बूढ़े के लिए हमारे परिवार में कोई स्थान ही नहीं रह गया। परिवार में युवा सदस्य अपने ढंग से परिवार चलाना चाहते हैं। वृद्धों का मार्गदर्शन उन्हें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो वृद्धावस्था में घर का मुखिया बनकर अनुशासन लाने की बात सोचनी बेकार है। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि जो बेचारा गजेंद्र बाबू था, जैसे कि किसी को भी अब रिटायर हो जाता तो उसके बाद फिर उसकी जो बूढ़ा है बेचारा उसकी कदर ही नहीं करता है कोई फैमिली वाला। वो बोलते हैं कि ये तो बेकार ही हो गया, अब ऐसे ही बैठा रहता है, ये सब उसके बेचारे को इज्जत ही नहीं मिलती है। तो ये इस कहानी का यही मतलब जो प्रियमदा जी ने है वापसी इसी के आधार पर लिखी है कि आज के ज़माने में जो होता है। तो ये एक तो दुखद कहानी है। मैंने ये गाइड से पढ़ाई है क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाती, तो असली मतलब तो इसका यही है। तो ज़्यादा लेंथी हो जाती इसलिए मैंने बुक से नहीं करी। तो ये सार मैंने इसलिए समझाया ताकि इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके तो ये याद भी रह सके। तो तुम खुद भी कुछ लिख सकते हो, खुद भी अगर समझ आ गया हो। तो हम थोड़े से कठिन शब्दों के अर्थ इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा मीनिंग पढ़ेंगे। तो मतलब विषाद होता है दुख। तो विशोह होता है जुदाई। तो दुर्बल क्या होता है कमज़ोर। तो विलीन होना होता है समाप्त होना, मतलब ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना। और अभाव होती है कमी। तो आग्रह होता है खुशामद या फिर मिन्नत। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना, इंग्लिश में अगर बोलेंगे। फिर सलज लज्जा से युक्त। तो आहत घायल। श्रीहीन शोभा से रहित, श्रीहीन मतलब शोभा से रहित। और निसंग बिना किसी भेदभाव के। तो चिर परिचित जाने पहचाने। तो वार्तालाप बातचीत, वार्तालाप होता है बातचीत। तो प्रतिष्ठा होती है इज्जत। तो इसके ये वर्ड मीनिंग थे, थोड़े से कठिन हैं, तो इसको हमने कवर कर लिया है, हमने सार इसका पढ़ लिया है। तो गाइज़ आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। सार इसका हमने पढ़ दिया है, फिर उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करवाऊँगी, क्योंकि जो आते हैं पेपर में जहाँ ऐसे तो सार से हमने सब समझ ही लिया है कि गजेंद्र बाबू के साथ क्या होता है, फैमिली में क्या होता है। जैसे 3 बच्चे हैं तो उसके एक विवाहित है और 2 बच्चे जो हैं वो अविवाहित हैं, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है अभी। तो जब बेचारा घर में जाता है तो वो परिवार में उसको इज्जत ही नहीं मिलती है। तो ये सब बेचारा दुखद कहानी उसकी है गजेंद्र बाबू की। तो ये तो मतलब प्रियमदा जी ने इसलिए बताया है क्योंकि आज के ज़माने में आंखें खोलने के लिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। तो मतलब हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए ये स्टोरी उन्होंने बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, समझ भी आ चुका होगा। अगर कोई फिर भी आपको लगता है कुछ समझना है या कुछ भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।